हेलो स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये अच्छे से समझेंगे कि डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन आखिर होता क्या है, और उसके जस्ट बाद हम डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी टी प्लस के वाई इज इक्वल टू 0 उसका डेरिवेशन देखेंगे, और अंत में ये टॉपिक के बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेंगे जिससे करके ये टॉपिक के सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो ये जो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन है उसको समझने से पहले हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ के आए हैं उसका थोड़ा बहुत रिकैप देख लेते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या था, तो हमें याद हो तो जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन स्ट्रेट लाइन में करता हो और अपनी मोशन जो है वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट रिपीट करता हो, तब ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते थे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक पेंडुलम हो गया, पेंडुलम को हमने यहां तक लाए और छोड़ दिया, तो पेंडुलम क्या करेगा, पेंडुलम अपना मोशन करेगा अपने मीन पोजीशन के अबाउट स्ट्रेट लाइन में, कुछ कुछ हम बोल सकते हैं, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अनंत समय तक। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया और ये ब्लॉक को थोड़ा पीछे खींच के इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा अपने मीन पोजीशन के अबाउट, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा यानी मीन पोजीशन से डिस्टेंस, एक्सट्रीम डिस्टेंस, वो कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा अनंत समय तक, यानी वो अपना जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा समय जाने पर भी। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम हमने बनाया था कुछ ऐसा बनाया था, ये y यानी डिस्प्लेसमेंट और t यानी टाइम, इसका डायग्राम कुछ ऐसा था, और हमने बोला था कि ये हमारा हो गया एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड कैसा रहता था, इसका कांस्टेंट रहता था अनंत समय तक। समय बढ़ता जाएगा लेकिन एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसका जो फ्रीक्वेंसी था वो हमने देखा था ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में कितना ये ऑसिलेट कर रहा है, कितनी बार ये ऑसिलेट कर रहा है, उसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो सारी बात हो गई किसके, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब मुद्दे पे आते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक्चुअल में एक आइडियल कंडीशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि एम्पलीट्यूड जो है वो कैसा रहेगा, अनंत समय तक कांस्टेंट रहेगा। यानी पेंडुलम जब ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तब उसका एम्पलीट्यूड कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन हमें पता है कि कुछ समय बाद उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाएगा और बाद में वो स्टेडी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेंडुलम के ऊपर एयर का कुछ रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, इसके कारण उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और वो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ये भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, लेकिन कब तक करता रहेगा, जब तक इसका फ्रिक्शन फोर्स 0 ना कर दे उसको। जब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, तब ये जो सरफेस है ये ब्लॉक पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी जिसके कारण उसका एम्पलीट्यूड जो है समय के साथ कम होता जाएगा और ये जो मोशन है वो खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसलिए इसकी मोशन खत्म हो जाएगी। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होके यहाँ पे एयर का रेजिस्टिव फोर्स लगेगा इसलिए इसकी मोशन एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होगा और खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन से, रेजिस्टिव फोर्स किसका, एयर का, और फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों ही फोर्स हम जो एसएचएम है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम निग्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हियर फ्रिक्शन फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट। लेकिन हमें एक चीज पता है, प्रैक्टिकली कोई भी पार्टिकल जो है वो कोई मीडियम में एसएचएम करेगा। अब मीडियम होगा तो उसका एयर का रेजिस्टेंस होगा, उसका फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो उसका एम्पलीट्यूड धीमे धीमे कम होगा समय के साथ और अंत में उसका मोशन खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एयर का रेजिस्टिव फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। एयर का रेजिस्टिव फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स या डैम्प्ड फोर्स। तो जब डैम्प्ड फोर्स पार्टिकल पे लगेगा तब उसका जो एम्पलीट्यूड होगा समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाएगा और पार्टिकल का मोशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा जो ऑसिलेशन होगा, उस ऐसे ऑसिलेशन को हम क्या बोल देंगे, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। ऐसे मोशन को डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। तो वही लिखा है
कि प्रैक्टिकली पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम इन अ मीडियम में पार्टिकल एसएचएम करता होगा जिसपे फ्रिक्शन और रेजिस्टिव फोर्स लगेंगे और ये फोर्सेस को हम डैम्पिंग फोर्स बोल देंगे। ये डैम्पिंग फोर्स क्या करेगा, जो मोशन होगा उसका अपोज करेगा, ठीक है, जिसके कारण उसका एम्पलीट्यूड जो है वो धीमे धीमे कम होता जाएगा समय के साथ और एम्पलीट्यूड एक समय पर जीरो हो जाएगा, यानी मोशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोल देंगे, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। और उसका अगर डायग्राम हम बनाए तो समय के साथ एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो ऐसे करके हम कुछ डायग्राम बनाएंगे। क्यों, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे हम देख सकते हैं एम्पलीट्यूड कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जबकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसा था, कांस्टेंट था। क्यों कांस्टेंट था, क्योंकि हमने डैम्पिंग फोर्सेस कंसीडर किए नहीं थे। ये आइडियल कंडीशन है। एक्चुअल में डैम्पिंग फोर्स लगेंगे, क्यों, मीडियम में परफॉर्म कर रहा है, तो डैम्पिंग फोर्स रेजिस्टिव फोर्स लगने के कारण इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और मोशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा जो ऑसिलेशन होगा या मोशन होगा उसे हम डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। तो उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एम्पलीट्यूड जो होगा किसका, एसएचएम का, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा यहाँ पे भी, लेकिन जब एसएचएम का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा धीरे धीरे, क्यों, उस पर डैम्पिंग फोर्स लग रहा है इसलिए, तो ऐसे मोशन को हम डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। तो आई होप डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन आखिर क्या है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं कि डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम कैसे डिराइव करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया था, जो था डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, जहां पे हमने जो k बाई एम था उसे हमने क्या माना था, ओमेगा स्क्वायर माना था। तो ओमेगा क्या हो गया था, रूट k बाई एम, शायद से याद हो तो आपको। बस, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के लिए भी डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में। ये डायग्राम का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, क्या कि भाई एक स्प्रिंग ले रहे हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k के बराबर है। उसको हम एक फिक्स सपोर्ट से हम उसे वहां पे लटका रहे हैं। बाद में स्प्रिंग के नीचे एक मास हमने लगा दिया है। ये मास को एक रॉड से, सलिए से कनेक्ट कर दिया है और ये सलिए को हमने एक डिस्क के साथ कनेक्ट कर दिया है। बाद में ये डिस्क को हमने एक लिक्विड के अंदर डुबा दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन हम समझा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि अगर ये डिस्क को हम नीचे खींच के छोड़ दे या फिर ये मास को नीचे खींच के छोड़ दे तो क्या होगा, ये जो मास है अपने मीन पोजीशन के अबाउट स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, ये जो लिक्विड है ये इस पे डिस्क पे रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, यानी कि ये जब डिस्क ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसका वेलोसिटी ऊपर होगा तो इसके ऊपर डैम्पिंग फोर्स नीचे लगने वाला है। उसी तरीके से जब ये डिस्क नीचे जाने की कोशिश करेगा तो डैम्पिंग फोर्स उसको ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में हमें आ गई। बस, तो वही लाइन लिखी है कि जब डिस्क अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा तो दोनों ही केसेस में उस पे डैम्पिंग फोर्स लगेगा। अपवर्ड जाएगा तो डैम्पिंग फोर्स नीचे लगेगा, डाउनवर्ड जाएगा तो डैम्पिंग फोर्स ऊपर लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एम्पलीट्यूड धीमे 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 कम होता जाएगा समय के साथ और एक टाइम पे इसका मोशन खत्म हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग, सिंपल डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन या डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसके एक्सप्लेनेशन की। अब यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पहला तो सिंपल सा फोर्स है, किसका फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स। तो यहाँ लिखा है स्प्रिंग का फोर्स जो रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसे नीचे खींचते हैं यानी कि y डिस्प्लेसमेंट नीचे कराते हैं तो स्प्रिंग का फोर्स Fy ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला है। कितना फोर्स लगता था, F इज इक्वल्स टू ky जितना, तो वही लिखा है F इज इक्वल्स टू ky। Fy क्या बताता है, y डायरेक्शन। ठीक है, Fy इज इक्वल्स टू ky। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाई है, माइनस साइन इसलिए लगाई है कि y अगर नीचे खींचेंगे तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा, ये वाला स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। अगर y को नीचे खींचा, नीचे इसको ले गए तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर होगा, यानी दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो एक ये हो गया हमारा फोर्स। दूसरा कौन सा फोर्स हो गया, यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स होगा।
ठीक है। डैम्पिंग फोर्स जो होगा यानी कि डिस्क जब नीचे जाने की कोशिश करेगा तो डैम्पिंग फोर्स ऊपर लगेगा। ये जो डैम्पिंग फोर्स होगा जिसे हम एफडी से डिनोट करते हैं, डैम्पिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। इसकी जो वेलोसिटी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा डैम्पिंग फोर्स। एज फॉर एग्जांपल डैम्पिंग यानी रेजिस्टिव फोर्स, ऊपर जाएगा तो उसे नीचे की डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर की डायरेक्शन में नहीं, ऑपोज करेगा इसके मोशन की। वो किसके प्रोपोर्शन में होगा? वेलोसिटी के। एज फॉर एग्जांपल हम बाइक पे जा रहे हैं 20 की स्पीड पे, तब हमारे पे एयर का कुछ डैम्पिंग फोर्स लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। अगर हम 60 की स्पीड पे जाते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, तो वो जो हमारा डैम्पिंग फोर्स होगा एयर का हमारे ऊपर वो बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी एयर का फोर्स बढ़ेगा। उसी तरीके से जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ऐसे ऐसे डैम्पिंग फोर्स डिस्क पे बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटा देंगे, इज इक्वल्स टू का साइन लाएंगे, तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखेंगे बी को हम बोल देंगे डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है। ये डैम्पिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर ये डिस्क को हमने हवा में रखा है और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है तो हवा इस पे क्या करेगा? एयर इस पे डैम्पिंग फोर्स लगाएगा जिसका कुछ बी होगा जो कम होगा। अगर इसको पानी में रखेंगे तो पानी का बी कैसा होगा? ज्यादा होगा, तो ज्यादा डैम्पिंग फोर्स लगेगा। अगर इसको ऑयल में रखा तो ऑयल का बी ज्यादा होगा तो इस पे और ज्यादा डैम्पिंग फोर्स लगेगा। यानी बी किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है, जिसे हम डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं। जितना ज्यादा डैम्पिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड जल्दी जल्दी डिक्रीज हो जाएगा, उतना ज्यादा जल्दी वेलोसिटी कम हो जाएगा, उतना ज्यादा जल्दी मोशन इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो फोर्सेस के बारे में हमें समझ में आ गया। और यहाँ पे आप बोलोगे सर माइनस साइन क्यों लगाया? तो इसलिए माइनस साइन लगाया कि अगर वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ये पानी से ऊपर आने देगा नहीं, यानी नीचे की डायरेक्शन में इसे डैम्पिंग फोर्स लगाएगा। ठीक है। और वाइसा वर्सा, नीचे जाएगा तो पानी उसे नीचे नहीं जाने देगा, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यानी डैम्पिंग फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया है। बस अब खेल खत्म। अब सीधा हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे जो होता है F net इज इक्वल्स टू ma। नेट फोर्स यानी क्या? ये दोनों का सम करना है हमें, तो यहाँ पे हमने लिख लिया Fy प्लस FD। Fy यानी स्प्रिंग फोर्स, FD यानी डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल्स टू ma। अब Fy कितना है? ये रहा माइनस ky, लिख दिया। Fd कितना है? माइनस bv, ये भी लिख लिया। ma एज इट इज कर दिया। ठीक है। यहाँ पे माइनस ky एज इट इज लिखा, माइनस b एज इट इज लिखा, और b को और v को, वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? dy बाई dt से। क्यों? ये y यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर में आएगा, टाइम सेकंड में आएगा। मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी को हम dy बाई dt लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू m। अब a को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? a को हम रिप्लेस कर सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई dt स्क्वायर। क्यों ऐसा? क्योंकि y क्या है? डिस्टेंस मीटर में आएगा, t का स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो हम a को डी स्क्वायर वाई बाई dt स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब d क्यों लगाया? क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, इसलिए हम a को और v को d के फॉर्म में रिप्लेस कर रहे हैं। बस अब तो ये m डी स्क्वायर वाई बाई dt स्क्वायर यहाँ पे ही रहेगा, ये प्लस कर देंगे दोनों, प्लस b dy बाई dx dt और प्लस ky बराबर 0। तो इसे हम क्या बोल देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन किसका? डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का। तो आई होप डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा डिराइव करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था जिसमें हमने बोला था एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स यानी कि डैम्पिंग फोर्स हम कंसीडर करते नहीं थे, वो एक आइडियल कंडीशन थी। और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका इक्वेशन क्या होता था? ये कर्व का इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi, जो कि फेजर डायग्राम में हमने इसे डिराइव भी किया है। और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आता था? ओमेगा इज इक्वल टू k बाई m, यानी कि एक सेकंड में ये कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है। सपोज करते हैं एक सेकंड में ये 10 बार ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका ओमेगा कितना हो गया? 10 रेडियन पर सेकंड हो गया मानने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन की। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में क्या हमने देखा? डैम्पिंग फोर्स लगता है जिसके कारण समय के साथ इसका एम्पलीट्यूड जो है ये एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, समय के साथ कम होता जाएगा। ठीक है। और ये जो कर्व है
ये कर्व का इक्वेशन हमने डिराइव किया था a sin ओमेगा t प्लस 5, और ये जो कर्व है इसका इक्वेशन हमें याद रखना है y इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस bt बाई ट्वाइस m sin ओमेगा डैश t प्लस 5। यहाँ पे फाइ क्या होगा, इनिशियल फेज जो समझ चुके हैं, ओमेगा होगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम होगा। अब ये जो टर्म है a e की पावर माइनस बी टी बाई ट्वाइस एम, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सो आई होप एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरी एक बात, e की पावर समथिंग है, यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि 2, 10, 50, 100 एक्सपोनेंशियल, वो कोई रेशियो में नहीं बढ़ रहा 2, 4, 6, 8, नहीं। 2 के बाद सीधा 10, 10 के बाद सीधा 40, 40 के बाद सीधा 80, 80 के बाद सीधा 1000, उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। और पावर में क्या है, नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या बताता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं हो रहा, नेगेटिव यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अगर ये एम्पलीट्यूड ऐसे कुछ होता, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन होता, ऐसे स्ट्रेट लाइन होता, तो हम बोलते हैं, देते इसको कि ये एक्सपोनेंशियली नहीं है, ये कोई एक रेशियो में है। लेकिन ये तो ऐसे कर्व में डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सपोनेंशियली नेगेटिव साइन क्या बताता है, डिक्रीज हो रहा है। जहां पे b क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट, t क्या है, टाइम कितना लग रहा है, और m क्या है, मास है, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन किसका है, एम्पलीट्यूड का, ये हमें याद रखना है। इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो डिक्रीज होगी। क्यों, यहाँ पे 1 सेकंड में 10 बार ये ऑसिलेट करता था, अब यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, तो ये 1 सेकंड में सपोज करते हैं 8 बार ही ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे हमने ओमेगा दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ओमेगा डैश लगा देंगे, क्योंकि दोनों ओमेगा अलग है, ठीक है। और इसका ओमेगा जो डिक्रीज हो रहा है, इसका 10 है, इसका 8 है, कितना डिक्रीज होगा, तो k बाई एम जितना ही होगा, लेकिन उसमें से ये टर्म हम माइनस कर देंगे, बी स्क्वायर बाई 4m। तो यहाँ पे ये सपोज आंसर 10 था, तो यहाँ पे 10 में से कुछ माइनस किया, आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। सो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या दिया है, कैलकुलेट द टाइम हमें ढूंढना है। कब ढूंढना है, ड्यूरिंग विच द एम्पलीट्यूड बिकम्स a डिवाइडेड बाई 2n, कितने टाइम पे एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा इन द केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। बट ऑब्वियसली डैम्प्ड ऑसिलेशन में ही कम होगा, ठीक है। और a क्या है, इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज यानी क्या, t बराबर 0 पे पार्टिकल का पोजीशन, ठीक है। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें ये ढूंढना है कि कितने टाइम पे, सपोज करते हैं कोई टाइम t है, यहाँ पे है, तब इसका एम्पलीट्यूड जो है, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये वाला एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, a डिवाइडेड बाई 2n। a डिवाइड बाई 2n होने में, इतना एम्पलीट्यूड होने में कितना टाइम लगता है, वो हमें ढूंढना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, उसका एम्पलीट्यूड का इक्वेशन तो अभी हमने देखा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, a e की पावर, यहाँ पे लिखा था a e की पावर माइनस ये रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं a e की पावर माइनस bt बाई ट्वाइस m। तो बस एम्पलीट्यूड का इक्वेशन हमने लिख लिया। अब एक्चुअल में एम्पलीट्यूड कितना देके रखा है, इतना होने पर कितना टाइम लगेगा, तो एम्पलीट्यूड एक्चुअल में दिया गया है डैम्प्ड ऑसिलेशन का a बाई 2n, जो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइड बाई 2n को ऊपर ले जाएंगे तो पावर में नेगेटिव आ जाएगा, तो वही लिखा है, और ये e रेज़ टू माइनस bt बाई ट्वाइस m। अब यहाँ पे हम एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। एंटी लॉग लेते हैं तो क्या होता है, पावर का जो टर्म हो जाता है वो आगे आ जाता है, और बाद में ln लग जाता है, और ये वाला टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, यानी पावर का टाइम आगे कर दिया ln, और बचा क्या, 2 लिख लिया। उसी तरीके से इधर भी एंटी लॉग लिया, यानी कि यहाँ पे पावर जो है वो आगे ले लिया, माइनस bt बाई 2m, और ln लिख लिया, और बाद में बचा क्या, ये e लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, माइनस माइनस दोनों साइड से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये ln2, कैलकुलेटर पे जब ln2 हम प्रेस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.693, आप याद भी रख सकते हो, फेमस वैल्यू है। bt बाई ट्वाइस m, कैलकुलेटर पे ln e का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमेशा वो 1 के बराबर आएगा, तो 1 लिख लिया। हमें चाहिए क्या, हमें तो टाइम चाहिए, कितने टाइम पे इतना एम्पलीट्यूड होगा, तो टाइम को सब्जेक्ट बना देंगे, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mn इंटू 0.639, 2mn इंटू 0.639, और बचा क्या, यहाँ पे b नीचे चला जाएगा, तो b, तो इतने टाइम पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय 2n जितना, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप ये जो टॉपिक है, इसके सारे कंसेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।